अरे ये अचानक से इतने घने बादल आ गए और इतनी जोरों से बारिश होने लगी है। अगर ऐसा रहा तो हम तो मारे जाएंगे। जंगल में अचानक से जोर की बारिश शुरू हो जाती है। तोता और सारे ही पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी पक्षियों के घोंसले जो कच्चे थे, अभी तक लकड़ियों के घोंसले, पक्के घोंसले किसी भी पक्षी ने ना बनाए थे और पक्षियों ने बच्चे भी दे रखे थे। वो बहुत चिंतित होते हैं। उसी जंगल में एक पारो चिड़िया भी रहती थी। उसके भी 2 बच्चे थे और घोंसला उसका भी अभी पक्का ना था। अरे बाप रे, कल तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। अगले दिन बारिश रुक जाती है और जंगल हरा भरा हो जाता है। अब तो देख के लगता ही ना था कि बारिश हुई भी थी कि नहीं। पूरा एक दिन भीगने के बाद बड़े पक्षी तो कुछ ना कुछ गुजारा कर लेते हैं, लेकिन नन्हे पक्षी जो पक्षियों के बच्चे थे सभी बीमार हुए हुए थे। इधर कबूतर भी अपने बच्चों को लेकर चिंतित होते हैं क्योंकि वो भी पूरी रात भीगने के बाद बीमार हुए हुए थे और पारों के बच्चे भी काफी बीमार हो चुके थे। सुबह होते ही पारो भोजन लाने के लिए बाहर जाया करती थी। पारो ये सोचती है कि वापसी पे उल्लू डॉक्टर से दवा भी लेती आऊंगी अपने बच्चों के लिए। बस वो ये सोच के चली जाती है। उसको लौटने में काफी टाइम लग जाता है क्योंकि इधर उसने दवा भी लेनी थी और भोजन मिलना भी अब आसान ना था उस जंगल से। यहाँ रात हो चुकी होती है। बच्चे घोंसले में अकेले बैठे हुए थे कि एकदम से उनकी नजर दूर से आते हुए एक बादल पे पड़ती है। मौसम तो बिल्कुल ठीक था, मतलब भी बिल्कुल साफ था, लेकिन दूर से एक बादल खुद ही खुद बातें करता हुआ आ रहा था। वो बादल इन्हीं बच्चों के घोंसले की तरफ ही आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो पारो के घोंसले के साथ वाले पेड़ पे, ऊंचे पेड़ पे आके बैठ जाता है। बादल को देख के बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी बादल को इतना करीब से ना देखा था। वो उसे एक पक्षी समझ रहे होते हैं। अरे वो देखो, वो सफेद सा क्या है? लगता है वो एक बड़ा पक्षी है। नहीं नहीं, इतना बड़ा पक्षी कैसे हो सकता है? जैसे ही माँ आएगी हम इसके बारे में माँ से पूछेंगे। ये तो कोई भूत लगता है। बस फिर क्या था, पारो चिड़िया भी सारे दिन की थकी हुई अपने बच्चों की दवा लेके और भोजन लेके वहाँ आ जाती है। अपने घोंसले के अंदर आते ही पारो चिड़िया की भी पहली नजर उसी बादल पर ही पड़ती है। वो उस बादल को देख रही होती है कि बच्चे पूछते हैं, माँ ये क्या है? क्या ये एक पक्षी है? लेकिन ये इतना सफेद और बिल्कुल कपास की तरह से क्यों है? हम तो ऐसे नहीं हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई पक्षी नहीं है बल्कि ये एक बादल है। जो आप बारिश देखते हो वो इसी बादल से ही तो होती है। नन्हे मुन्ने बच्चों और पारो चिड़िया की बातें सुन के बादल बोलता है, प्यारी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही सुंदर और अच्छे हैं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम मुझसे बातें कर सकते हो। हाँ तो प्यारी चिड़िया, तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो? और बच्चों, तुम लोग क्या सोच रहे हो? असल में मुझे पानी नहीं मिला था। पानी की तलाश में हम यहाँ आए थे। कल से बहुत तेज बारिशें होंगी। क्या सच में कल से बहुत तेज बारिशें होंगी? तो हम तो अभी तक तैयार भी नहीं हैं और हमारे घोंसले भी पक्के नहीं हैं। तो अब हम क्या करेंगे? बादल भैया, आप अगर 2 दिन बाद बारिशें शुरू करें तो हमारा घोंसले पक्के हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है चिड़िया रानी, तुम्हारी खातिर मैं 2 दिन बाद ही अपने साथियों के साथ बारिश शुरू करूंगा। वैसे तो हमने कल से ही बारिश करनी थी, लेकिन अब हम 2 दिन के बाद बारिश करेंगे, लेकिन बारिशें लगातार होती रहेंगी। बस फिर क्या था, अगले दिन पारो चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और रात वाली घटना जो उनके साथ बीती थी वो सबको बताती है और सबसे कहती है कि अब जो भी हो जाए हमें लकड़ियां इकट्ठे करके घोंसले पक्के करने होंगे। ऐसा ना हो कि बारिशें ज्यादा होने के कारण हम डूब जाएं। बस फिर क्या था, सभी पक्षी उसी वक्त ही उड़ जाते हैं लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए। कबूतर को तो फौरन ही लकड़ियां मिल जाती हैं और कबूतर बहुत खुश हो जाता है। वो लकड़ियों के पास आके कहता है, अरे वाह, इतनी जल्दी और इतनी अच्छी और मजबूत लकड़ियां मिल जाएंगी, ये तो मैंने सोचा भी ना था। वाह रे कबूतर, वाह क्या नसीब है तेरा। चल अब ये लकड़ियां उठा और अपना घर बना।
इधर कुछ आगे जाने के बाद तोते को भी लकड़ियां नजर आ जाती हैं, लेकिन पारो का मामला अलग था। पारो अकेली थी, उसका पति नहीं था, उसे अपने बच्चों को भी देखना होता था। उसके पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो लकड़ियां ज्यादा देर तक ढूंढ सके। अरे वाह तोते, वाह रे वाह मिट्ठू, तेरे क्या नसीब हैं, इतनी मजबूत और इतनी अच्छी लकड़ियां इतनी जल्दी तुझे मिल गईं। जल्दी कर, अब उठा और अपना घर बनाना शुरू कर, तोती तो बहुत खुश होगी। लेकिन बेचारी पारो चिड़िया पूरा दिन लकड़ियां ढूंढती रहती है, लेकिन उसको लकड़ियां नहीं मिलती। जितनी भी अच्छी और मजबूत लकड़ियां थीं वो बाकी के पक्षियों ने उठा ली थीं। बच्चों को छोड़ के निकलना और लकड़ियां ढूंढना कितना ही मुश्किल है, लेकिन मुझे आज पूरा दिन लकड़ियां नहीं मिली। पता नहीं हमारा क्या बनेगा बारिश में। बेचारी पारो चिड़िया इस तरह से रोते हुए शाम को वापस अपने घोंसले की तरफ लौट जाती है, क्योंकि पूरा दिन तो वो लकड़ियां ढूंढती रही थी, लेकिन उसे लकड़ियां नहीं मिली थीं। सुबह होते ही फिर से लकड़ियां ढूंढने जाऊंगी, मुझे लकड़ियां मिल जाएं ताकि मैं भी अपना पक्का घर बना लूं, वरना मेरे बच्चे और मैं तो पूरे कई दिन तक बारिश में भीगते रहेंगे। अगली सुबह ही सुबह पारो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में बिठा के फिर से उड़ जाती है, ताकि वो भोजन भी ला सके और लकड़ियों की खोज भी कर सके। लकड़ियां ढूंढते ढूंढते उसे फिर से शाम हो गई थी, लेकिन लकड़ियां नहीं मिली थीं। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। अगर कहीं अच्छी लकड़ियाँ मिल भी जाती हैं तो बाकी के पक्षी मुझसे ले लेते हैं। लगता है मेरे भाग्य में इसी तरह से ही भीगना लिखा है। अब तो कल बारिश भी शुरू हो जाएगी। बादल भैया से 2 दिन का वक्त लिया था मैंने। बस फिर क्या था, जैसे बादलों ने कहा था कि 2 दिन बाद वो तेज बारिश करेंगे और बारिश कई दिन तक जारी रहेगी। बादल एकदम से आसमान पे छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। जिन जिन पक्षियों ने अपने घरों को पक्का कर लिया था वो तो आराम से अपने लकड़ी के पक्के घर में बैठ के बारिश को एंजॉय करते हैं। तोता ने, कबूतर ने और कालू कौवा ने सबने ही अपने घरों को पक्का कर लिया था। जिन भी पक्षियों के घर पक्के थे वो तो बारिश को बहुत एंजॉय करते हैं और बारिश कई दिन तक जारी रहती है। लेकिन पारो चिड़िया बेचारी, जिसका घर पक्का नहीं हुआ था, बारिश में भीगती रहती है और रोती रहती है। बच्चे भी उसके बहुत बीमार हो जाते हैं। आज तो पहला दिन है बारिश का और फिर भी मेरे बच्चे कितने बीमार हो गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो क्या बनेगा, मेरे बच्चे तो मर जाएंगे। वो ऐसे ही सोच सोच के चिंतित हो रही होती है और बारिश में भीग रही होती है कि उसके दरख्त के सामने वाले दरख्त पे उसकी नजर पड़ती है, जिसमें एक बड़ा सा सुराख होता है। पारो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों को ले आके वो उस सुराख में रख देती है। लेकिन उस दरख्त में भी इतनी ही जगह थी कि सिर्फ उसके बच्चे ही आ सकते थे। वो खुद बाहर बैठी भीगती रहती है। इस तरह से रात हो जाती है। रात को भी बेचारी भीगते हुए पूरा वक्त गुजार देती है, लेकिन उसे ये खुशी थी कि उसके बच्चे अब सुरक्षित हैं। रात दिन बारिश जारी रहती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। बारिश तो अभी भी हो रही थी। पारो की नजर एक सुराही पे पड़ती है जो पानी से भरी होती है। उसके दरख्त के पास ही पड़ी हुई थी। पारो हैरान हो जाती है कि पानी से भरा हुआ बर्तन आखिर यहाँ किसने रखा। उसको कुछ समझ नहीं आती। वो उसी को उठाती है और साथ में जो एक सेब का पेड़ होता है उसकी जड़ों में वो सारा पानी डाल देती है। वो चिंतित होती है कि ये पानी आखिर किसने रखा, ये बर्तन यहाँ कैसे आया। खैर, कुछ भी सोच के वो सारा पानी दरख्त में डाल देती है। जैसे ही वो दरख्त के जड़ों में पानी डालती है वो हैरान हो जाती है। उसी दरख्त के ऊपर एक बड़ा सा सेब का घर बन जाता है। पारो आराम से उस घर में आके रहने लगती है और अपने बच्चों को भी उठा के उसी घर में रख देती है। सभी पक्षी बहुत हैरान होते हैं और साथ के साथ शर्मिंदा भी कि उन्होंने पारो को अपने घर में आने की ऑफर भी नहीं की थी इतनी तेज बारिश में। कालू कौवा भी बहुत हैरान था। अरे कुक्कू बेटा, अब बस भी कर दो, कितनी देर से तुम बारिश को देख रहे हो। माँ, असल में तो ये बारिश मुझे किसी बात की याद दिला रही है। आपको याद है कि जब पापा जिंदा हुआ करते थे, जब भी बारिश होती थी पापा हमारे लिए पकोड़े लाया करते थे। मैं इस दरवाजे में इसलिए देख रहा हूँ, मुझे यूँ लगता है कि यहाँ से पापा आएंगे और पापा के हाथ में हमारे लिए पकोड़े होंगे। माँ, कितना अच्छा वक्त हुआ करता था। पापा हमसे कितना प्यार किया करते थे और वो हमारा कितना ख्याल रखते थे, है ना माँ, आपको याद है?
हाँ कुकू बेटा, मुझे सब याद है। आप दुखी मत हो, मैं अभी जिंदा हूँ। आपकी मम्मा अभी जिंदा है। आपको पकोड़े खाने का मन हो रहा है, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए पकोड़े लेके आती हूँ। आपके पापा होते थे तो वो हमारा बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन अब आपके पापा ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ, मम्मा तो है ना। मेरे बच्चे कुकू, कभी भी दुखी मत होना, मम्मा आपके साथ है। इस बात को हमेशा याद रखना कि पापा नहीं है लेकिन मम्मा आपके साथ है। अब आप यहाँ रुको और मैं आपके लिए कहीं से पकोड़े लाती हूँ। बहुत ही ज्यादा दुखी मन के साथ, रोती हुई आंखों के साथ पारो चिड़िया अपने बेटे के लिए पकोड़े लाने के लिए उड़ जाती है। सारे गम अपने दिल में लिए एक मम्मा पक्षी अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करती है। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ी कवि बारिश में भीग रही होती है। तिनकुन के घोंसले में वो खुले आसमान तले बैठ के भीग रही होती है। अरे ये बारिश तो बहुत तेज है, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई बचाओ मुझे। ऐसे ही मदद की दुहाइयां देते हुए वो बूढ़ी कवि बेआसरा कवि बेहोश हो जाती है। पारो जो पकोड़े लेने के लिए जा रही होती है, उसकी नजर उस बूढ़ी कवि पर पड़ती है तो वो फौरन ही उड़ते हुए उस कवि के पास आ जाती है। अरे बाप रे, ये कौन है और बेहोश कैसे हो गई ये? माँ जी उठिए माँ जी, लगता है इन कवि को होश ऐसे नहीं आएगा, मुझे इनको घर ले जाना होगा। फिर पारो उस कवि को उठा के अपने घर ले आती है। थोड़ी देर बाद उस कवि को होश आ जाता है। माँ जी, मुझे आपके घोंसले में बेहोश मिली थी, मैं इसलिए आपको उठा के अपने घर ले आई हूँ। माँ जी, आप कहाँ रहती थी, कौन है आप, क्या आपका कोई अपना है, मुझे कुछ तो बताइए ना। फिर पारो चिड़िया उस कवि के लिए भोजन लेके आती है। भोजन खाने के बाद भी वो कवि पारो के आगे कुछ नहीं बोलती और चुप ही रहती है। अगले दिन सुबह को पारो चिड़िया अपनी टैक्सी लेके चलाने के लिए आ जाती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, आखिर वो बूढ़ी कवि कौन है और वो बिल्कुल तन्हा कैसे रहती हैं अपने घर में। और देखो घोंसले में तो वो बेहोश पड़ी थी लेकिन कोई भी उनका अपना नहीं आया। इस माँ जी को किस तरह से बात करवाऊँ, ये तो कुछ बोलती ही नहीं, कौन है, कहाँ है इनके अपने। वो ऐसे ही मन सोच रही होती है कि उसे एक तोते की सवारी मिल जाती है जिसे दूसरे जंगल में जाना था। वो तोते को लेके दूसरे जंगल में चली जाती है। अपने पति के मरने के बाद पारो चिड़िया अपने पति की टैक्सी चलाया करती थी। लीजिए तोते भैया, दूसरे जंगल में आपका स्टॉप आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, ये लो तुम्हारे 50 रुपए, अब मैं चलता हूँ। तुम बहुत मेहनती चिड़िया हो, ऊपर वाला तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह से सवारियाँ उठाते उठाते यहाँ शाम हो जाती है। पारो चिड़िया कहती है, चलो सारा दिन काम करने के बाद अब यहाँ पर शाम हो गई है, अब अपने घर जाती हूँ। पता नहीं माँ जी किस हाल में होंगी, काश के माँ जी का कोई अपना मुझे मिल जाता ताकि मैं माँ जी को उसके घर में ही पहुँचा देती। अभी वो यही सोच रही होती है कि उसे 2 सवारियाँ और मिल जाती हैं। चिड़िया बहन, शाम होने को है, हमें जल्दी से दूसरे जंगल ले चलो। हाँ चिड़िया बहन, हम बहुत जल्दी में हैं, हमें जल्दी से ले चलो। दाम की फिक्र ना करो, जितने चाहे तुम दाम ले लेना, बस हमें दूसरे जंगल पहुंचा दो। इस तरह से वो उसकी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। माँ जी तुम्हारे कारण ही गई हैं, ना तुम इतना शोर डालती ना मैं अपनी माँ जी को घर से निकालता, पता नहीं वो किस हाल में होंगी। बस कर दो कालू जी, मैं तो खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे क्या पता था कि इतनी तेज बारिश होगी और माँ जी अपने घोंसले से ही चली जाएंगी। अब हम तो कितनी देर से ढूंढ रहे हैं उन्हें। पारो उन दोनों की बातें सुन के तुरंत समझ जाती है और वो उन्हें सीधा अपने घर में ले चलती है। अरे माँ जी, मुझे माफ कर दें, मैंने तो सिर्फ आपको घर से जाने को कहा था, लेकिन मुझे क्या पता था इतनी तेज तूफान आ जाएगा और आप तो वहाँ घोंसले से ही चली जाएंगी। अब आप कैसी हैं माँ जी? मुझे चिड़िया बहन ने सब बता दिया था कि आप बेहोश हो गई थी। हाँ माँ जी, मुझ पर गुस्सा कर लें, मुझे मार पीट ले, लेकिन अब आप हमारे साथ घर चलें, फिर से कभी ये गलती नहीं होगी। माँ जी अपने घर चलें, माँ जी मेरी प्यारी माँ।
माँ जी देखें, आपके अपने बेटा और बहू आ गए। अब तो आप कुछ बोल दें, आप तो कल से खामोश ही हैं। मैं ना कहती थी आपको आपके अपने जरूर लेने आएंगे। बस फिर क्या था, कालू कौवा और गोरी कवि अपनी माँ जी को लेके वापस घर आ जाते हैं और फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। माँ जी भी उनको अपने तहे दिल से माफ कर देती है। कालू मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। इस दुनिया में मेरा तेरे सिवा और है भी कोई नहीं। आइंदा मुझे मत निकालना। मेरी प्यारी माँ जी, मुझे शर्मिंदा ना करें। आइंदा मैं मर तो सकता हूँ लेकिन आपको घर से नहीं निकालूंगा। माँ जी, मुझे पता चल चुका है कि माँ बाप के सिवा कोई भी इतना सच्चा रिश्ता नहीं होता। अब मुझे माफ कर दें माँ जी, आइंदा से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दें। मुझे भी सही पता चल चुका है कि अपनी माँ जैसी ही होती है सासू माँ भी। माँ जी, आइंदा मैं आपके साथ कभी बुरा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दें। इधर कुकू और उसकी माँ पारो चिड़िया बहुत उदास थे क्योंकि उनका बहुत दिल लग चुका था कवि के साथ। कुकू तो बिल्कुल उसे अपनी नानी ही मानता था और वो बहुत उदास था। अपनी माँ के साथ लग के वो बहुत रोता है। मम्मा, ना तो मेरी कोई दादी है और ना ही नानी है। मुझे तो ये कवि नानी बिल्कुल अपनी नानी सी ही लगती थी। अब वो भी चली गई हैं। मम्मा, आप मुझे मिलाने के लिए उनके पास ले चलेंगी ना? मेरा उनके साथ बहुत मन लग गया था। मैं उनके बिना बहुत उदास हूँ। मैं तो खाना भी कवि नानी के साथ ही खाता था। मम्मा, मुझे उनके पास ले चलेंगी ना आप? हाँ मेरे प्यारे बेटे, उदास तो मैं भी उनके बिना बहुत हूँ। मैं आपको ज़रूर लेके जाऊंगी। कल हम उनके पास चलेंगे। आज जब मैं टैक्सी चला के वापस आऊंगी तो मेरे पास अच्छे पैसे होंगे। कल फिर हम उनके लिए कोई तोहफा भी लेके जाएंगे और उनके पास से हो आएंगे। मुझे कालू भैया ने अपने घर का एड्रेस भी दे दिया था। मैं आपको मिलवा आऊंगी और वो आपकी नानी जैसी ही हैं। आप उन्हें नानी ही कहा करो। मैं बहुत खुश हूँ कि उनको उनका परिवार मिल गया और मुझे मेरी माँ, तुम्हें तुम्हारी नानी मिल गई। फिर कुकू सो जाता है और पारो चिड़िया भी अपनी सारे दुख और अपनी सारी परेशानियों को अपने अंदर समा के बैठे बैठे ही सो जाती है। इस तरह से रात हो जाती है। ये थी एक माँ की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।